अच्छा जी। दूसरी जो हमारे पास रीजन है, वो हमारे पास है फाइनेंशियल रीजन, कि माली तौर पर हमें हेल्थ एंड सेफ्टी को क्यों मैनेज करना चाहिए। जैसे कि अभी हमने पहले बात की कि जब एक्सीडेंट होता है तो उस एक्सीडेंट से बहुत सारे अखराजात पैदा होते हैं, ठीक है। या अगर किसी को बीमारी भी लगती है तो उस पे भी क्या होते हैं, पैसे लगते हैं। तो एक्सीडेंट की वजह से किसी भी इदारे को दो किस्म के अखराजात का सामना करना पड़ता है। आ, एक हमारे पास है डायरेक्ट कॉस्ट होती है, और दूसरी हमारे पास इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है। तो डायरेक्ट कॉस्ट वो हमारे पास कॉस्ट होती है जो मेजरेबल हो, जिसका मौके पर ही अंदाजा हो जाता है कि भाई अभी ये हमें कितना नुकसान हुआ है। मिसाल के तौर पर जब गाड़ी ने आपको हिट किया, आपका जो एक्सीडेंट हुआ, तो उस एक्सीडेंट में गाड़ी की हेडलाइट टूट गई, ठीक है। तो अभी देख के ही पता चल जाता है कि भाई हेडलाइट मार्केट से कितने की मिलेगी। मिसाल के तौर पर 3,000 की हमें हेडलाइट मिलेगी, तो हम समझ गए कि भाई हमें 3,000 का तो नुकसान हो गया, क्योंकि वो तो रिपेयर नहीं हो सकती, वो तो हमने नहीं लगानी पड़ेगी। तो ये हमारे पास क्या है, डायरेक्ट कॉस्ट है। देख के ही हमें क्या हो जाता है, अंदाजा हो जाता है, वेरिएबल है कि हमें कितना नुकसान हुआ है। फिर आपके पास इनडायरेक्ट कॉस्ट हो जाती है। अच्छा, इनडायरेक्ट कॉस्ट आपके पास मौके पे मेजरेबल नहीं होती, ठीक है। और बाज़ औक़ात इसमें मनी भी इन्वॉल्व नहीं होती, तो इसको आप क्वान्टिफाई करने में आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। मिसाल के तौर पर अभी जिस बंदे का एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, अभी इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं लॉ इन्फोर्समेंट, जो आपके पास अथॉरिटीज है, जो कानून नाफिज करने वाले आपके पास इदारे हैं। जब वो इस एक्सीडेंट की इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो ये नहीं पता कि वो इन्वेस्टिगेशन कितने दिन तक जारी रहेगी, वो इन्वेस्टिगेशन कितने दिन तक जारी रहेगी, और फिर जो इस इदारे के लोग हैं वो कितने दिन तक काम अपना नहीं कर पाएंगे, और कंपनी का कितने दिन काम डिले होगा, इसका मौके पे कोई अंदाजा नहीं लग सकता। तो इसकी वजह से जो अखराजात पैदा होंगी आपके पास, वो आपके पास क्या कहलाएंगे, इनडायरेक्ट आपके पास कॉस्ट कहलाएंगी। तो अभी कुछ डायरेक्ट कॉस्ट को हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, हमारे पास कुछ डायरेक्ट कॉस्ट है। सबसे पहले आपके पास मेडिकल ट्रीटमेंट आ गई, ठीक है, जिसमें इफ जो बंदा इंजर्ड हुआ है उसको मौके पे ही आपने फर्स्ट एड ट्रीटमेंट दे दी, तो उसका आपको अंदाजा हो जाता है। हॉस्पिटल एडमिशन कितनी फीस होगी, डॉक्टर की आपके पास चार्जेस हो गई, या फिर जो मेडिकल की मेडिसिन की आपके पास चार्जेस हो गई। शॉर्ट सारी जो मेडिकल ट्रीटमेंट है ये आपके पास डायरेक्ट कॉस्ट में आ जाएगी। फिर आपके पास वर्कर सिक पे है, ठीक है। वर्कर सिक पे किसे कहते हैं, जो आप हमारे अभी जो न्यू लर्नर्स हैं, जो फर्स्ट टाइम इस चीज को स्टडी कर रहे हैं या सुन रहे हैं, तो उनके उनको बताता चलूं कि सिक पे मिसाल के तौर पर आप किसी कंपनी में काम करते हैं, आपकी जो माहाना तनख्वाह है वो 35,000 रुपए है, ठीक है। if आपका एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है, आपके साथ कोई हादसा हो गया कंपनी में, तो फिर कंपनी क्या करती है, आपको सिक पे देती है। उस दौरान जब तक आप काम नहीं कर सकते, मिसाल के तौर पर डॉक्टर ने आपको 2 महीने की बेड रेस्ट सजेस्ट कर दी है, तो अभी कंपनी जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें आप काम करते थे वो अभी क्या करेगी, आपको जो आपकी तनख्वाह है, ठीक है, मिसाल के तौर पर आपकी 30,000 तनख्वाह है, तो वो अभी 2 महीने आपको घर बैठ के आपको आपकी तनख्वाह मिलेगी, ठीक है। तो इसको सिक पे कहते हैं। तो सिक पे भी आपके पास डायरेक्ट कॉस्ट में आ जाता है, क्योंकि आपकी 30,000 तनख्वाह थी, तो मतलब कंपनी को पता है कि हमने इसको 30,000 रुपए महाना देने हैं एज अ सिक पे। इसी के साथ साथ फिर अभी कोई चीज आपके पास इक्विपमेंट है, या बिल्डिंग को कोई नुकसान पहुंच गया, ठीक है, तो उसकी रिपेयरिंग कॉस्ट हो गई। मतलब अभी एक चीज है वो खराब हो गई, ठीक है, तो उसका हमें पता होता है कि ये रिपेयर कितने पैसों पे होगी, या इफ इसी चीज को हम नया खरीदना चाहे तो उसकी क्या कीमत होगी। फिर इसी के साथ साथ आपके जो प्रोडक्ट डैमेज हो जाते हैं हादसे में, तो हर प्रोडक्ट की आपको कॉस्ट मालूम होती है, तो उसका भी आपको अंदाजा हो जाता है। इसी के साथ साथ फिर आपका जो प्रोडक्शन टाइम जाया होता है जब आप इंजरी को डील करते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर एक कंपनी है, ठीक है, वो दिन में 10 चेयर बनाती है, ठीक है, 10 घंटे काम करती है, 10 चेयर बनाती है। अभी एक बंदे को इंजरी हो गई है, तो उस इंजरी को डील करने में 3 घंटे लग गए हैं, ठीक है। तो अभी उनको पता चल गया कि भाई हमें 3 घंटों का नुकसान हुआ है, मतलब 3 चेयर्स बनाने का टाइम का हमें क्या हो गए, नुकसान हो गए। तो ये भी आपके पास डायरेक्ट कॉस्ट में आ जाती है। फिर आपके पास है लीगल फीस। अच्छा, इसको कंपनसे लीगल फीस, उससे पहले मैं आपको कंपनसेशन क्लेम का थोड़ा बताता चलूं। कंपनसेशन क्लेम किसे कहते हैं, जब कोई बंदा जिसका एक्सीडेंट हो जाता है कंपनी में, ठीक है, तो फिर वो क्या करता है, वो कंपनसेशन क्लेम करता है कि भाई कंपनी को कहता है कि मुझे मुआवजा दो, मुझे तावान दो, ठीक है, आपकी जगह पे मेरा क्या हुआ है, हादसा मेरे साथ हुआ है, मुझे इंजरी हुआ है,
ठीक है, तो वो मुआवजा मांगता है, तो फिर वो कंपनसेशन डायरेक्टली क्लेम नहीं करता बल्कि कोर्ट के जरिए, ठीक है, वो कोर्ट में केस करता है अपने एम्प्लॉयर पे कंपनसेशन क्लेम का, तो उस जरिए उसको क्या मिलती है, कंपनसेशन क्लेम, कंपनसेशन। तो उसमें फिर आपके पास जो लीगल फीसेज आ जाती है, तो वो भी आपके पास डायरेक्ट पोस्ट में आ जाती है। ठीक है, फिर इसी के साथ साथ कि आपने की कंपनी को कितना ओवर टाइम करना पड़ेगा ताकि आप अपने प्रोडक्शन टारगेट को अचीव कर सको, वो भी आपके पास डायरेक्ट पोस्ट में आ जाती है। और इसी के साथ साथ आपके जो इंश्योरेंस प्रीमियम्स है वो भी इंक्रीज हो जाते हैं, कितना इंक्रीज होगा वो भी आपको मौके पे इंश्योरेंस कंपनी वाले बता देते हैं। इंश्योरेंस प्रीमियम क्यों इंक्रीज होते हैं? इंश्योरेंस प्रीमियम्स एक्सीडेंट की वजह से इंक्रीज हो जाते हैं। फिर इफ आपकी कंपनी में बार बार एक्सीडेंट होते हैं तो बार बार आपकी जो इंश्योरेंस प्रीमियम है, जो अमाउंट आप इंश्योरेंस में जमा करती है आपकी कंपनी, तो उस अमाउंट में क्या होता है, आपके पास इंक्रीज आता जाता है। अच्छा जी, इनडायरेक्ट कॉस्ट है हमारे पास। तो जैसे कि मैंने बात की कि जब एक्सीडेंट होता है तो उस एक्सीडेंट की क्या होती है, प्रॉपर उसकी इन्वेस्टिगेशन होती है। लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज, जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो आते हैं, ठीक है, और आपकी कंपनी में प्रॉपर वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं। इन्वेस्टिगेशन इसलिए करते हैं ताकि जो हादसा हुआ है उसकी कॉजेस तक पहुंचा जा सके, वजूहत मालूम की जा सके कि भाई एक्सीडेंट क्यों हुआ है। तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान आपकी कंपनी नॉर्मली रन नहीं कर सकती। ठीक है, तो इस वजह से कितने दिन तक इन्वेस्टिगेशन होगी, कितने दिन तक काम रुका पड़ेगा, इसका कोई अंदाजा मौके पे नहीं हो सकता। फिर इन्वेस्टिगेशन के बाद करेक्टिव मेजर्स जाती है कि भाई इस चीज को सही करें, ठीक है, इस चीज को सही करेंगे, तो उसका भी मौके पे अंदाजा नहीं होता कि भाई इन्वेस्टिगेशन के बाद हमें करेक्टिव मेजर से कितनी कॉस्ट पड़ेगी। फिर आपके पास जब आपके खिलाफ जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो आपके खिलाफ कोर्ट में जाते हैं, आप पर केस होता है, तो ये भी फिर आपको पता नहीं चलता कि भाई कोर्ट मुझे कितना फाइन करेगी। कोर्ट कंपनी के डायरेक्टर को फाइन करेगी, सीईओ को फाइन करेगी, किस किस बंदे को करेगी, सेफ्टी वालों को करेगी, किस किस बंदे को करेगी और कितना फाइन करेगी, तो इसका भी आपके पास मौके पे आपको कोई इस चीज का अंदाजा नहीं होता। और इसी के साथ साथ जब आपका कोर्ट में केस चल रहा हो तो उसके लिए आपको जो रिपोर्ट्स बनाएंगे, ठीक है, आप मीटिंग्स को अटेंड करेंगे और आप जो कोर्ट के फैसले का इंतजार करेंगे, तो उसमें आपका कितना टाइम जाया होना है, इस चीज का भी आपका मौके पे अंदाजा नहीं हो सकता। और इसी के साथ साथ फिर आपके जो स्टाफ मोरल डाउन होता है, ठीक है, एक्सीडेंट की वजह से मैंने बात कर ली है, स्टाफ मोरल डाउन होता है, ठीक है, उनके आपके जो को वर्कर्स हैं जो आपके इदारे में काम करते हैं, तो उनका कितना मोरल डाउन हुआ हो, ठीक है, जब उनके हौसले पस्त हो जाते हैं तो वो सही तरीके से काम नहीं कर सकते, डरते हैं, ठीक है, क्या ये चीज हमारे साथ ना हो। तो यही चीज फिर कंपनी की प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी और एफिशिएंसी पे क्या करती है, इम्पैक्ट उसके इन चीजों पे आपके पास असरात होते हैं। तो कितने असरात होंगे, ठीक है, काम की आपके पास क्वालिटी कितनी खराब होगी, या जो प्रोडक्टिविटी है उसमें कितना डिक्रीज आपको देखने को मिलेगा, या आपकी काम की जो एफिशिएंसी है उसमें आपको कितनी रिडक्शन देखने को मिलेगी। तो इन चीजों का भी आपके पास मौके पे कोई अंदाजा नहीं हो सकता। ठीक है, और इसी के साथ साथ अभी जो आपके पास इंजर्ड बंदा है वो तो हॉस्पिटल में है, तो कंपनी ने भी तो काम चलाना है, उसने नई रिक्रूटमेंट करनी होगी, नए बंदों को हायर करना होगा। फिर उसी जो नए बंदों को हायर करेगी फिर उसको ट्रेनिंग भी ऑर्गेनाइजेशन ने देनी होगी। तो इन सारे प्रोसेसेस में कंपनी को कितनी डिफिकल्टीज पेश होंगी, इस चीज का भी आपको मौके पे अंदाजा नहीं हो सकता, आप इसको मौके पे मुहैया नहीं कर सकते। इसी के साथ जो आपके पर कस्टमर्स होते हैं, ठीक है, अभी आपकी कंपनी में एक्सीडेंट होता है, आपका एक्सीडेंट होता है तो इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है, प्रोडक्शन आपके पास क्या हो जाती है, रुक जाती है ऑटोमेटिकली, क्योंकि कोई भी काम नहीं करता, ठीक है, कंपनी बंद रहती है इन्वेस्टिगेशन की वजह से। तो उसकी वजह से आपकी प्रोडक्शन डिले होती है, आपको आपके जो ऑर्डर्स हैं, आपके आपके पास जो आपके कस्टमर्स ने ऑर्डर प्लेस किए हुए हैं, ठीक है, उसमें भी आपको क्या होता है, डिले देखने को मिलता है, लाजमी बात है। ठीक है, तो इस चीज की वजह से आपकी जो कस्टमर्स है उनकी जो गुडविल है वो कितनी खराब होगी, उसका भी अंदाजा नहीं हो सकता आपको एट अ टाइम। और इसी के साथ साथ इफ किसी कंपनी में कोई हादसा होता है, ठीक है, तो फौरन से मीडिया उसको कैच कर लेता है, ठीक है, और पब्लिक में उस इदारे की रिपुटेशन अच्छी खासी क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। तो पब्लिक में आपकी कितनी रिपुटेशन आपकी कंपनी की खराब होगी। फिर अक्सर ऐसे होता है कि जिस कंपनी में हादसात होते हैं तो वहां पे फिर जो कस्टमर्स हैं वो आपकी कंपनी को ऑर्डर भी नहीं देते। ठीक है, मिसाल के तौर पर आपकी कंपनी है स्टील, आप लोग बनाते हैं, ठीक है, स्टील रोड्स,
आपके पास एक कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस कर दिया कि हमें एक 1000 स्टील बार्स चाहिए, ठीक है, स्टील रोड्स चाहिए, लेकिन आपकी जगह पे तो इन्वेस्टिगेशन शुरू है, हो गई है, एक्सीडेंट हो गया है, काम नहीं हो रहा, तो अभी आप उसका ऑर्डर डिलीवर नहीं कर सकते। ठीक है, जब आप उसका ऑर्डर डिलीवर नहीं कर सकते तो उसका आगे भी उसका जो अपना काम है वो भी क्या है, आपकी वजह से रुका हुआ। ठीक है, तो इससे आपकी बिजनेस को कितनी उसकी रिपुटेशन खराब होगी, क्योंकि वही जो आपका कस्टमर है जिसने 1000 रोड्स आपसे बनवाने हैं, वो आपको दोबारा ऑर्डर नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? वो कहेगा कि जी आपकी जगह पे तो हादसा होते हैं, एक्सीडेंट होते हैं, फिर आपकी वजह से हमारा काम आगे क्या हो जाता है, रुक जाता है। और इसी के साथ साथ फिर बाज़ औक़ात ऐसे आपके पास हादसा हो जाते हैं, बहुत बड़े बड़े आपके पास वाक़े हो जाते हैं, ठीक है, जो फिर आपको स्ट्राइक्स की तरफ, जो आपकी पब्लिक है वो स्ट्राइक्स पे निकल आ जाती है, या फिर कंपनी बंद हो जाती है तो उसके अपने एम्प्लॉयज क्या हो जाते हैं, स्ट्राइक्स पे निकल आते हैं। अच्छा जी, ये जो एक्सीडेंट की वजह से बहुत सारे आपको क्या होते हैं, फाइनेंशियल कॉस्ट आपको देखने को मिलती है। आप लोगों ने बिन लादेन कंपनी का नाम तो सुना होगा। बिन लादेन बहुत बड़ी कंपनी थी सऊदी अरब की, और जो 21 ममालिक में उनके प्रोजेक्ट्स चल रहे थे, लेकिन बदकिस्मती से ये हुआ कि जो मक्का में उनका काम चल रहा था, ठीक है, और वो हज का महीना था, मुख्तलिफ कंट्री से हुजाज कराम हज के लिए, हज परफॉर्म करने के लिए वो सऊदी अरब मक्का पहुंच गए थे, तो इनको बता दिया गया कि जी बहुत तेज हवा है, ठीक है, तो आप क्या कर दें, अपना काम आप स्टॉप कर दें, ठीक है, क्योंकि हजाज कराम भी बहुत है, रश भी बहुत ज्यादा है, और आप क्रेन ऑपरेशन करेंगे तो इसकी वजह से क्या हवा बहुत तेज है, तो आपका जो क्रेन ऑपरेशन है इसमें सही तरीके से परफॉर्म ना हो, इनको ये अलर्ट जारी कर दिया। बहरहाल इन्होंने अलर्ट के बावजूद भी इन्होंने अपना काम प्रोसीड किया, जिसकी वजह से एक टावर क्रेन गिर गई, ठीक है, और उसमें बहुत सारे हुजाज कराम शहीद हो गए, ठीक है, और बहुत सारे हुजाज कराम जख्मी हो गए। ये तो इनका एक छोटा सा इनसे हादसा हो गया, ठीक है, लेकिन इसके बहुत बड़े इफेक्ट्स बने, ठीक है, क्योंकि इस हादसे से पहले जो बिन लादेन कंपनी है उसकी लाखों में वर्क फोर्स थी, लाखों लोग बिन लादेन कंपनी में काम कर रहे हैं, ठीक है। जब हादसा हो गया तो जी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई, तो 5-6 सालों तक इन्वेस्टिगेशन चलती रही, ठीक है, फिर इन्वेस्टिगेशन के बाद फैसले आए कोर्ट्स के, जिसमें फिर एक एम्प्लॉय को 25-25 हजार रियाल तक जुर्माना हुआ, ठीक है, और इसी के साथ साथ फिर उनकी जो वर्क फोर्स थी वो लाखों से गिर के हजारों में आ गई, 2-3 हजार तक बिन लादेन के पास वर्क फोर्स रह गई, ठीक है। इसी के साथ साथ उनका एक ये फैसला भी हुआ कि भाई सारी उम्र आप मक्का में जितना भी काम होगा, ठीक है, वो आप क्या करेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे। तो ये सारे कॉस्ट पड़ी है, ठीक है, एक बिन लादेन कंपनी को एक्सीडेंट्स, एक एक्सीडेंट की वजह से, हेल्थ एंड सेफ्टी को काम करने वाली जगह पे ना मैनेज करने की वजह से बिन लादेन कंपनी को इतनी सारी क्या कॉस्ट पड़ी। फिर इसी के साथ साथ एक दूसरी कंपनी है, आपने नाम सुना होगा, ब्रिटिश पेट्रोलियम, जो समंदर से ऑयल निकालने का काम कर रही थी, ठीक है, तो उनका काम जारी था, तो काम के दौरान उनसे गलती हो गई कि जो पाइपलाइन थी, ठीक है, वो बर्स्ट हो गई, पाइपलाइन उनसे बर्स्ट हो गई, तो उसकी वजह से जो ऑयल था वो तकरीबन 4-5 किलोमीटर समंदर में फैल गया। तेल फैलने की वजह से क्या हुआ, सारा जो ऑपरेशन थे, मतलब वो एक तो स्टॉप करने पड़े, दूसरा वो समुद्री तिजारत का रास्ता था, तो उसकी वजह से सारी जो तिजारत है समंदर की वो रुक गई, ठीक है, तो इनको कई महीने लगे, ठीक है, वो तेल समंदर से निकालने में, जो उनकी वजह से जो फैल गया था वो निकालने में, और इतने दौरान जो सारी वो तिजारत थी वो भी रुकी हुई थी, तो वो उस सब का जो लॉस है वो ब्रिटिश पेट्रोलियम को पे करना पड़ा। इसी के साथ साथ मैं पाकिस्तान की बात करूँ तो 2 साल कबल इधर इस्लामाबाद सेंटोरस मॉल में आग लगी थी, ठीक है? सेंटोरस मॉल में आग लग गई, लेकिन कुछ टाइम में उसको क्या बंद कर दिया गया, तो वो करने की वजह ये थी कि भाई वहाँ सेंटोरस मॉल में हेल्थ एंड सेफ्टी प्रॉपर तरीके से उन्होंने इम्प्लीमेंट किए हैं, प्रॉपर रेस्क्यू रूट्स उन्होंने बनाए हुए, एस्केप रूट्स उन्होंने बनाए हुए, तो मतलब वहाँ पे हेल्थ एंड सेफ्टी को अच्छे तरीके से मैनेज किया गया था, जिसकी वजह से फिर उस कंपनी सेंटोरस मॉल को इतना ज्यादा वहां पे नुकसान न हुआ। लेकिन इफ आप लोग सेंटोरस गए हो, देखा हो, ठीक है, जिस तरह से वो आग लगी थी, तो वो कुछ घंटों में पूरे मॉल को अपनी लपेट में ले सकती थी, लेकिन उसने नहीं लिया। वजह यही थी कि वहां पे हेल्थ एंड सेफ्टी को अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट किया गया था। तो बहरहाल तो फाइनेंशियल रीजन बहुत बड़ा रीजन है हमारे पास, ठीक है। तो इफ आपकी कंपनी में हादसा होता है, तो वो हादसा आपकी कंपनी को खत्म करने के लिए क्या है, काफी है, तो इसीलिए हमें काम करने की जगह पे हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज करना चाहिए। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट के बाद हम अभी स्टडी करेंगे इंश्योर्ड और एंड अनइंश्योर्ड कॉस्ट को। इंश्योर्ड कॉस्ट
बीमा शुदा अखराजात को कहते हैं। ये वो अखराजात जो इंश्योरेंस बीमा के तहत कवर होते हैं, यानी नुकसान या खर्च होने की सूरत में इंश्योरेंस कंपनी ये पैसे अदा करती है, तो ऐसे कॉस्ट को हम इंश्योर्ड कॉस्ट कहते हैं। और आपके पास जो अनइंश्योर्ड कॉस्ट हो गई, गैर बीमा शुदा अखराजात को कहते हैं। ये वो अखराजात होते हैं जो इंश्योरेंस के तहत कवर नहीं होते और इन्हें इदारे को खुद बर्दाश्त करना पड़ता है। मतलब जो जिस कंपनी में एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है, उस कंपनी ने इंश्योरेंस भी की है, लेकिन फिर भी ये जो अनइंश्योर्ड कॉस्ट है, ये उस कंपनी ने खुद ये अखराजात को पूरा करना है। अच्छा, बात की जाए तो आपको स्क्रीन पे एक पिरामिड सा नजर आ रहा होगा, आइसबर्ग सा। ठीक है। तो अगर देखा जाए आइसबर्ग बाज़ाहिर तो बहुत एक छोटा सा चट्टान सा आपको नजर आता है, लेकिन इफ इसको पानी के अंदर देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ा पहाड़ आपको नजर आएगा। तो अक्सर ये होता है कि हमने इंश्योरेंस की होती है तो हम कहते हैं कि जी चलो हमने इंश्योरेंस की है, अगर इफ कोई हादसा होता है, ठीक है, तो वैसे भी इंश्योरेंस की है, सारी चीजें कवर हो जाएंगी, लेकिन हकीकत में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ठीक है। आपके पास अगर मैं फॉर एग्जांपल बात कर लूँ तो इफ आपका एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है, और उसमें जो आपको इंश्योर्ड कॉस्ट पड़ी है, मतलब जो इंश्योरेंस से कवर होगी, जो मिसाल के तौर पर 1 पाउंड के लेते हैं, लेकिन इंश्योरेंस की कवरेज के अलावा फिर भी आपको जो नुकसान होता है तो उसको आप 8 पाउंड से 36 पाउंड के दरमियान तस्वर कर लें। ठीक है। तो बात बताने का मतलब मकसद यही है कि भाई हम तो सोचते हैं कि इंश्योरेंस से सब कुछ कवर हो जाएगा, ठीक है, लेकिन बज़ाहिर ऐसा नहीं होता। तो जानते हैं इंश्योर्ड कॉस्ट के बारे में। ठीक है। इंश्योर्ड कॉस्ट में कौन कौन सी चीज आ जाती है जो आपको बीमा कंपनी देगी। ठीक है। तो आज आपके पास कंपनसेशन क्लेम हो गई, ठीक है, आपका जो आपकी कंपनी में जो बंदा जिसको इंजरी हुई है वो कोर्ट जाता है, कंपनसेशन क्लेम करेगा, मुआवजा क्लेम करेगा आपसे, ठीक है, तो ये पैसे इंश्योरेंस कंपनी वाले देंगे। ठीक है। इसी के साथ साथ फिर मेडिकल का, जो इंजर्ड बंदे का मेडिकल की जितनी कॉस्ट है, जितने उसके अखराजात है, ये चीजें भी आपके पास इंश्योरेंस से कवर होगी। और बाकी सारी चीजें वो इंश्योरेंस से कवर नहीं होगी, बल्कि एम्प्लॉयर, ऑर्गेनाइजेशन, इदारा, वो खुद उसको पे करेगा। अनइंश्योर्ड कॉस्ट के बारे में जानते हैं। ठीक है। आपका हादसे में, एक्सीडेंट में आपका जितना रॉ मटेरियल का आपका जितना लॉस हो गया वो अनइंश्योर्ड कॉस्ट में आएगा। आप जो अपने एम्प्लॉय को सिक पे दोगे, ठीक है, और इसी के साथ साथ आपके एम्प्लॉइज जितने ओवर टाइम करेंगे, ठीक है, या आपके पास इक्विपमेंट की रिपेयरिंग की कॉस्ट हो गई, आपके पास मटेरियल्स लॉस्ट हो गए, ठीक है, उनकी परचेजेज आपके पास हो गई, या फिर जो आपकी प्रोडक्शन डिले हुई है एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन की वजह से, या सिर्फ एक्सीडेंट की वजह से आपकी जो प्रोडक्शन डिले हुई है, ठीक है, उसका नुकसान भी आपको ही भरना पड़ेगा। फिर इन्वेस्टिगेशन की वजह से आपका जितना टाइम लॉस होगा वो भी आप रिस्पॉन्सिबल होंगे। फिर आपके जो कॉन्ट्रैक्ट्स आपको नहीं मिलते या टूट जाते हैं, ठीक है, किसी कंपनी क्लाइंट के साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट था, एक्सीडेंट की वजह से वो टूट गया, उसका नुकसान भी आपको भरना पड़ेगा। फिर एक्सीडेंट की वजह से आपसे जो एक्सपीरियंस स्टाफ आपकी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जाता है, ठीक है, ये नुकसान भी आपने ही भरना है। फिर आपकी बिजनेस की कितनी रिपुटेशन खराब हुई है, ठीक है, या फिर आप कोर्ट में आपको जो फाइन होता है, तो ये सारी चीजें भी आपने ही इन सारी चीजों को पे करना होता है। तो अनइंश्योर्ड कॉस्ट इंश्योर्ड कॉस्ट से कहीं गुना ज्यादा होती है। ठीक है। और इसी के साथ साथ फिर एक हादसे की वजह से, जैसे मैंने पहली बात की है, ठीक है, हादसे की वजह से आपकी इंश्योरेंस प्रीमियम में भी इंक्रीज आता है। जो अमाउंट आप मंथली या लाइफ टाइम या वीकली जितना भी हो, ठीक है, उस कंपनी की पॉलिसी पे डिपेंड करता है, जो आप जमा करते हो, ठीक है, उसमें भी क्या होता है, इंक्रीज वो अलग से आता है।